कहानी जियांग चैन की, जो कि एक सिंपल सा फॉर्चून टेलर स्ट्रीमर होता है। मतलब कि वो ऑनलाइन आकर लोगों का भविष्य देखता है। उसकी लाइफ सही चल रही थी, लेकिन आज के दिन उसे अपनी वाइफ के बारे में एक बहुत ही बड़ा राज पता चलता है कि जिस लड़की से उसने 3 साल पहले शादी की थी वो लड़की कोई इंसान नहीं है। सच्चाई जानने के बाद तो उसकी हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वेल, हमारे हीरो की लाइफ में ये लड़की कैसे आई और ये एक्चुअली में कौन है, ये तो हमें पूरी कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो कहानी स्टार्ट होती है इस इंसिडेंट से कुछ टाइम पहले, जहाँ पे चैन अपने काम में लगा होता है और वो ऑनलाइन लोगों का भविष्य पढ़ रहा होता है। जहाँ पे इस बार उसके चैट रूम में एक लड़की ज्वाइन हुई होती है, जो कि अपने प्यार से रिलेटेड उससे कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है। तब चैन उसकी हाथ की रेखाओं को देखता है और बताता है कि उसकी जिंदगी में 2 लव लाइन है, जिनमें से पहला इंसान उसे धोखा देगा। जो शख्स उसे पहले मिलेगा और उसे ऐसा फील होगा कि यही उसका सच्चा प्यार है, वो इंसान उसे धोखा देगा। और शायद तुम हाल फिलहाल में किसी लड़के से भी मिली होगी जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता होगा, लेकिन तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं है। तुम्हारा सच्चा प्यार कुछ टाइम के बाद तुम्हारे पास खुद ब खुद चल के आ जाएगा। ये सुनकर लड़की उसकी बातों पे भरोसा करती है और जैसा वो कहता है वैसा ही करती है। तभी यहाँ पे चैन की वाइफ आ जाती है, जिसका नाम पॉल होता है। वो चैन के लिए कुछ खाने की चीजें लाती है और उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहते हुए वहाँ से चली जाती है। जब लोग पहली बार चैन की वाइफ को देखते हैं तब वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। चैन को भी ये सुनकर अच्छा लग रहा होता है। वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग आगे बढ़ाता है। तभी अचानक से वो देखता है कि उसकी लाइव स्ट्रीम में एक बड़ा पर्सन आ चुका है, जो कि उसी की तरह ये लड़की भी फ्यूचर देखती है और ये एक तावादी पुजारी होती है। जब उसने पहली बार चैन की वाइफ को देखा होता है तब उसे कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वो चैन से बात करती है और कहती है कि तुम हमेशा ही दूसरे लोगों का फ्यूचर बताते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा है? चैन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुनकर तावादी पुजारन कहती है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी वाइफ को देखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें आज से 3 साल पहले मिली होगी, वो भी पानी के किनारे। ये सुनकर चैन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो वो लड़की बता रही थी ये सारी बातें सच थी। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद वो लड़की उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो ऑफलाइन जाने की बात करता है। तब तावादी पुजारन उसे तुरंत रोकती है और कहती है कि हम सेम लाइन से हैं। अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कई सारी बातें बता सकती हूँ। पहली बात, तुम्हारी पत्नी कोई इंसान नहीं है। ये सुनकर चैन तावादी पुजारन पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन पुजारन उसकी बातें सुनने के बाद भी शांत रहती है और कहती है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारी वाइफ बाकी लोगों की तुलना में 5 गुना ज्यादा पानी पीती है, और तुमने ध्यान दिया होगा कि वो हमेशा ही नल के पानी को पीती है। ये सुनकर वो भी ध्यान से सुनने लगता है, क्योंकि उसने भी कई बार अपनी वाइफ को नल के पानी को पीते हुए देखा था और ये चीज उसे काफी अजीब लगी थी, इसलिए उसने इसके बारे में पूछ ही लिया था। तब उसकी वाइफ ने बताया था कि उसे नल के पानी पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन इतने से वो अपनी वाइफ पे शक नहीं करता है और तावादी पुजारन से कहता है कि क्या तुम्हारे घर पे कोई ऐसा नहीं है जो कि नल का पानी पीता है? मैंने तो कई सारे लोगों को देखा है जो कि नल का पानी पीते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जो पानी के जीव होते हैं उन्हें नदी का पानी ही पसंद आता है, और तुम्हारे घर पे जो पाइपलाइन है वो नदी से जुड़ी हुई है। ये सुनकर चैन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है। ये सुनकर तावादी पुजारन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जाकर इस समय अपनी वाइफ को देख सकते हो। मुझे पता है कि वो इस समय नहा रही होगी। जहाँ भी अगर इस बार तुम उसे चेक करने के लिए जाते हो तो जरूर तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि तुम्हें पूरी तरीके से चौंका देंगी। मैंने पहले ही तुम्हारे पास अपना फोन नंबर भेज दिया है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं सही थी तो तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत के बीच में फंसने वाले हो। चैन तावादी पुजारन की सभी बातें सुन लेता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ पिछले 3 सालों से रह रहा हूँ। अगर वो कोई इंसान नहीं होती तो मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल जाता। ऐसा कहते हुए वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है। फिर वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए कमरे में जाता है और इसे पता चलता है कि वो शावर ले रही है, इसलिए वो अंदर चला जाता है और उसे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें एक एक करके वो अपनी वाइफ को बताने लगता है। और वो उसे ये भी बताता है कि आज वो एक ऐसी लड़की से मिला था जो कि वो कह रही थी कि उसकी वाइफ कोई इंसान नहीं है। ये सुनकर वो शांत हो जाती है और कोई भी आंसर नहीं दे रही होती है। तब चैन उसे बार बार आवाज लगाने लगता है। तभी उसे अपनी वाइफ के पास से किसी चीज की टूटने की आवाज आती है। अपनी वाइफ की चिंता करते हुए वो तुरंत ही अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो स्लिप करते हुए नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि आसपास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ हरी हरी चिपचिपी हुई चीजें दिखाई दे रही थी, जिसमें से अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। ये सारी चीजें देखकर चैन को पहली बार अपनी वाइफ पे शक होता है और वह तावादी पुजारन की बातें एक बार फिर से सोचने लगता है, जहाँ पे उसने कहा था कि उसकी वाइफ कोई इंसान नहीं है, वो किसी पानी में रहने वाली कोई जीव है। जैसे उसे इसके बारे में पता चले वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए जाए, लेकिन जो चैन होता है वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। इसलिए वो सारी चीजें क्लियर करने के लिए अपनी वाइफ से डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताओ ये सारी चीजें क्या है। ये सुनकर वो कहती है कि ये तो एलोवेरा जेल है, इसे मॉइस्चराइजर की तरह मैं यूज कर रही हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अगर ये एलोवेरा जेल है तो इसके अंदर से ये अजीब सी गंध क्यों आ रही है। पॉल ये सुनकर थोड़ी सी चौंकाना हो जाती है। इसके बाद वो चैन से कहती है कि ये हमारे घर की पाइपलाइन की वजह से, क्योंकि हमारा घर का पाइपलाइन लोहे का है, इसलिए सड़ी हुई आयरन की वजह से ये महक आ रही है। ये सुनकर उसे और भी ज्यादा अपनी वाइफ पे शक होने लगता है। तभी उसे
तावादी पुसारन का मैसेज आता है जिसने उसे अपना एड्रेस भेज दिया होता है और तुरंत ही अपने पास बुला रही होती है। अब ये सब कुछ देखकर तो वो डर गया होता है, जिस वजह से वो तुरंत ही पर्ल से बहाना बनाता है कि आज रात उसे कुछ काम है, इसलिए वो आज रात घर वापस नहीं आने वाला है और वो खाना खा के घर पे आराम से सो जाए। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। ये सब देखकर पर्ल चैन को घूरने लगती है, लेकिन वो इस समय उसके साथ कुछ भी नहीं करती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि कुछ समय के बाद उस तावादी पुजारी के घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे घर के अंदर एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है जिसके अंदर कई सारी मोतियां होती हैं और साथ ही वो हरी चिपचिपी वस्तु भी चारों तरफ लगी होती है और उसमें से भी सेम वैसा ही स्मेल आ रहा था जैसे चैन ने अपने घर पे महसूस किया था। ये सब देखकर चैन को भरोसा तो हो गया था कि उसकी वाइफ में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी कोई इंसान नहीं है। इसीलिए वो तावादी पुजारी पे गुस्सा करने लगता है। तब तावादी पुजारी उसे शांत रहने के लिए कहती है और खुद को स्मेल करने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर से भी वही स्मेल आ रही है जैसा मेरे घर के पास है। क्या तुम याद करके मुझे बता सकते हो कि ये स्मेल तुम्हारे बॉडी से क्यों आ रही है? ये सुनकर वो कुछ नहीं कहता है। तब तावादी पुजारन उससे कहती है कि तुम्हें मेरे बातों पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वाइफ आधी रात को तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि अगर ये सारी बातें सच हैं तो तुम बताओ कि मेरी वाइफ क्या है। तावादी पुजारन कहती है कि मैं अभी इस बात को लेकर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि तुम्हारी पत्नी नदी से आई हुई कोई रहस्यमय जीव है और उसके बारे में हमें पता लगाना होगा। वैसे किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि मैंने तुम्हारी वाइफ को जब चेक करने के लिए कहा था तब तुमने क्या देखा था? ये सुनकर वो बाथरूम में हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे उसने पहली बार वो सारी अजीब सी चीजें देखी थी, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीजों के बारे में तावादी पुजारन को नहीं बताता है। ये देखकर तावादी पुजारन उससे कहती है कि देखो, इससे तुम अपने आप के लिए ही खतरा बना रहे हो। वैसे इस बात को जाने दो, तुम्हारे शादी को 3 साल हो चुके हैं, क्या इस बीच तुम दोनों एक साथ सोए हो? मैं तुम्हारे सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। ये सुनकर वो इसके बारे में सोचने लगता है कि जब भी वो अपनी वाइफ के क्लोज आने की कोशिश करता या फिर वो बेबी होने के बारे में बात करता तब वो किसी न किसी बहाने से उससे दूर हो जाती थी, लेकिन जब उसने इस बारे में डायरेक्टली उससे बात की थी तब उसकी वाइफ ने ये कहा था कि वो 3 सालों तक उसके साथ नहीं रहना चाहती है किसी वजह के कारण। ये सुनकर चैन ने भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला क्योंकि वो अपनी वाइफ से प्यार करता था और उसे ऐसा लगता था कि शायद वो कुछ समय चाहती है। पुरानी बातों को याद करते हुए चैन तावादी पुजारन से कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, इसके बारे में वो डिस्कस नहीं करना चाहता है। तावादी पुजारन कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा मासूम हो, लोगों का भविष्य देखते हो लेकिन फिर भी बेवकूफ हो। वो ऐसा इसलिए करती है और तुम्हें अपने पास इसलिए नहीं आने देती है क्योंकि तुम्हारी पत्नी कोई इंसान नहीं है और अगर तुम उसके साथ क्लोज होते हो तो तुम्हें उसका राज पता चल जाएगा, इसीलिए वो तुमसे बहाना करती है। ऐसा कहते हुए वो चैन की तरफ आगे बढ़ती है और उसे एक छोटा सा पुतली देती है और कहती है कि इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिसे तुम्हें आज आधी रात होने से पहले अपनी वाइफ के ऊपर इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। तब चैन उस चीज को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसे किसी भी चीज को अपनी वाइफ की बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, कहीं उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो गया तो। ये सुनकर तावादी पुजारन कहती है कि इसके अंदर जो कुछ भी है उससे कभी भी इंसानों को कोई भी खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ सच में नदी से आई हुई कोई जीव है तो उसे इस चीज को लगाने के बाद उसकी बॉडी में जलन होने लगेगा और तुम्हारी वाइफ की सच्चाई तुम्हारे सामने खुद ब खुद आ जाएगी। अब चैन अपनी वाइफ के साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में अपनी वाइफ को लेकर शक पैदा हो गया था, जिसे दूर करने के लिए वो उस पोटली को ले लेता है और वापस घर पहुंचता है। जैसे वो कमरे में जाता है वो देखता है कि कमरे में उसकी वाइफ अकेली है और वो शांत खड़ी है। साथ ही उसने तेजी से ह्यूमिडिफायर भी चला रखा होता है, जिस वजह से सारा कमरा सफेद हो चुका होता है उसके धुएं की वजह से। देखकर चैन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम हमेशा ही इस मशीन को ऑन रखती हो, क्या कभी इंसान को देखा है इस मशीन को इतना ज्यादा यूज करते हुए? तब पॉल कहती है कि उसकी बॉडी ड्राई हो रही थी इसलिए उसने इस मशीन को ऑन कर दिया, क्योंकि घर के पाइप खराब होने की वजह से पानी के अंदर कुछ रिएक्शन क्रिएट हो चुके हैं और उससे नहाने की वजह से उसकी बॉडी में जलन हो रही है। वैसे ये जो मशीन है उसे लोग अपने घर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे एलर्जी ठीक हो जाती है, सांस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और ये मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है। पॉल की बातें सुनने के बाद चैन उससे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने घर की सारी पाइपलाइन ठीक कर दी है। वो अपनी वाइफ के साथ ठीक से पेश आने लगता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ को अभी चेक भी करना होता है, इसलिए वो उसके साथ प्यार से पेश आता है। इसके बाद उसकी आंखें लग जाती है। आधी रात को जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ कमरे में नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पे अपनी वाइफ कुछ ऐसा करते हुए देखता है जो कि उसे पूरी तरीके से हैरान कर देता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ ने अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा पॉल लिया हुआ है और वहाँ पे वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है। ये देखकर वो तुरंत अपनी वाइफ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही पॉल उसे यहाँ पे देखती है वो बुरी तरीके से हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। चैन भी उससे सेम क्वेश्चन पूछता है कि वो इतनी आधी रात को क्या कर रही है। तब वो बहाना बनाती है और कहती है कि वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहती है। अब ये सुनकर तो चैन उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर पाता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो उसका साथ देना चाहती है और पैसा कमाने में उसकी मदद करना चाहती है। ऐसा कहते हुए वो मोती को वहीं पर रख देती है और उसे वहाँ से बाहर लेकर आती है।
बाहर आने के बाद चैन उससे पूछता है कि तुम इतनी आधी रात को ये सारी चीजें क्यों कर रही थी। ये सुनकर पॉल कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि इसलिए उसने वीडियो रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा और उसने वो सारी चीजें डेकोरेट कर ली। वैसे मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसी ताओवादी पुजारी के बारे में चैन से पूछने लगती है। ये सुनकर वो उसे पूछता है कि उसे उस लड़की के बारे में कैसे पता। पॉल कहती है कि उस लड़की के बारे में तो तुम्ही ने मुझे कल बताया था लाइव स्ट्रीमिंग के बाद। मैं उसी लड़की के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। असल में हम दोनों का गांव एक ही पास है और पता नहीं क्यों वो हमेशा ही मेरे ऊपर शक करती रहती है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जितनी सीधी वो दिखाई देती है उतनी सीधी वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की है। वाइफ की बातें सुनकर चैन एक बार के लिए उस ताओवादी पुजारन के बारे में ध्यान से सोचने लगता है कि उसके घर भी एक बड़ी सी सिप थी, उसके अंदर कई सारी मोतियां थी और उसके पास भी और वो हरी लिक्विड भी थी जो कि अजीब से चिपचिपा भी रही थी। दोनों के बारे में जानकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि इसमें से आखिर दोनों में से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। तभी चैन के पास ताओवादी पुजारन कॉल करती है और कहती है कि आधी रात होने में सिर्फ थोड़ा सा समय ही बचा है, इसलिए मैंने जो चीज तुम्हें दी थी उसे तुम अपनी वाइफ के ऊपर अप्लाई करो। ताओवादी पुजारन की बातों को सुनते हुए तुरंत ही वो अपने पास से पोटली निकालता है और अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ पे ज्यादा शक था। उसने उसे उस हरी सी चीज में लिपटे हुए देखा था और उसके बाद उसे अजीब तरीके से अपने आप से दूर जाते हुए देखा था और साथ ही उस मोती के साथ भी आचरत उसे देखा था, इसलिए उसे अपनी वाइफ पे ज्यादा शक हो रहा था। वो बड़े ही चालाकी से उस पोटली के अंदर से कुछ चीजें निकाल लेता है और धीरे धीरे अपनी वाइफ की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे अपने बातों में फंसाता है ये कहते हुए कि वो दोनों कपल हैं और उन्हें कोई भी सीक्रेट एक दूसरे से नहीं छुपाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज आने लगता है और दोनों ही पहली बार लगभग एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी चैन उसके हाथ पे वो जो पाउडर जैसी चीज होती है उसे टच कर देता है। अचानक से पल की आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। वो तुरंत ही उसे अपने आप से दूर करती है और कहती है कि जल्दी जाओ, मेरे लिए दवा लेकर आओ क्योंकि मेरा हाथ जल रहा है। वो जोर जोर से चीखने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखकर चैन उससे माफी मांगने लगता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि ये सारी चीजें तुमने नहीं की होगी, जरूर इसके पीछे वही लड़की होगी, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी जाओ और मेरे लिए दवा लेकर आओ क्योंकि ये मुझे बहुत ही जला रहा है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि नहीं, पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है। ये सुनकर पॉल से कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब तुम दवा लेकर वापस मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। उसके बाद हमारे बीच में कोई भी राज नहीं रहेगा। जल्दी से जाओ और मेरे लिए दवा लाओ क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा है। ये सुनते ही वो तुरंत वहाँ से दवा लेने के लिए चला जाता है और इधर पॉल की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है और फिर उसके मुंह से एक दो नहीं बल्कि कई सारी मोतियां बाहर निकलने लगती है और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ चैन तुरंत ही घर से बाहर निकलता है लेकिन दरवाजे पे ही उसे ताओवादी पुजारन मिल जाती है। ये देखकर वो उनसे पूछता है कि वो इस समय यहाँ पे क्या कर रही है और फिर वो उसका कॉलर पकड़ते हुए अंदर लेकर आने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे हाथों में कौन सी घटिया चीज सौंपी थी जिस वजह से मेरी वाइफ की स्किन जलने लगी है, जल्दी से इसके बारे में बताओ। ये सुनकर ताओवादी पुजारन से कहती है कि उसने कभी भी उसकी वाइफ को चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा और न ही उसने उसे कोई खतरनाक चीज दी है, उसने तो बस सिंपल सा नमक दिया था। ये सुनकर वो हैरान होकर उससे पूछता है कि क्या ये सच है। तब वो कहती है कि ये बात 100% सच है। उसने उसे वही सिंपल सा नमक सौंपा था जो कि इंसान हर समय अपने खाने में इस्तेमाल करता है और अगर उसे उसकी बातों पे भरोसा नहीं है तो वो उसे चेक कर सकता है। ये सुनकर वो पोटली बाहर निकालता है और तुरंत ही उसे चेक करता है। सच में वो नमक ही होती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसने मुझे दवा लाने के लिए क्यों भेजा। ताओवादी पुजारन से कहती है कि क्योंकि वो तुमसे डरती है कि कहीं उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने न आ जाए, इसलिए उसने तुम्हें दवा लाने के लिए घर से भेजा ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगे और तब तक वो अपनी असली पहचान छुपा सके। चैन कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है। वो घड़ी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारे पास अब भी समय है, तुम आराम से चेक कर सकते हो कि तुम्हारी वाइफ क्या है। ऐसा कहते हुए वो पॉल के कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे वो कमरे के अंदर एंटर होते हैं कमरे का नजारा देखकर उनका होश उड़ जाता है क्योंकि कमरा पूरी तरीके से मोतियों से भरा होता है और बेड पे तो इतने सारे मोती बिखरे हुए होते हैं जितना किसी ज्वेलरी शॉप पे भी मोती नहीं होता है। और अजीब बात ये होती है कि जहाँ पे भी मोती होते हैं वहाँ पे वो अजीब सी चिपचिपी वाली हरी चीज भी होती है। ये सब देखकर चैन ताओवादी पुजारन से इसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ का ही कमरा हो सकता है। जितना मैंने तुम्हारी वाइफ को लेकर सोचा था उससे तुम्हारी वाइफ कई गुना ज्यादा समझदार है और शक्तिशाली भी है, इसलिए मुझे कुछ चीजों की तैयारी करनी होगी। मैं इस समय तुम्हारे घर से बाहर जा रही हूँ लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूँ तब तक तुम्हें अपना खास ध्यान रखना होगा। तुम किसी भी तरीके से अपने घर से बाहर नहीं जा सकती हो और ना ही मेरे जाने के बाद जब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास आए और कोई भी बात करे उसकी किसी भी बात पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। ये जाने के बाद तो चैन अब और भी ज्यादा सोचने लगता है कि आखिर ये सब कुछ चल के आ रहा है। फिर वो अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। अचानक से उसे वॉशरूम से शावर लेने की आवाज सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो अपनी वाइफ को आवाज देते देते अंदर चला जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ सच में होती है। उसके हाथ पे जलने के निशान होते हैं और ये देखकर चैन उसे सॉरी बोलने लगता है। तो पॉल उसे सॉरी बोलने से मना कर देती है, ये कहती हुई कि उसने अपने जख्म पे पहले ही पानी डाल दिया है जिस वजह से अब उसे आराम लग रहा है।
और उसे ये भी पता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो अपनी मर्जी से नहीं किया है, इसके पीछे वही लड़की है। ये सुनकर चैन तुरंत उसके कदमों में आ जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा है ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमें एक दूसरे के साथ चीट नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी राज को एक दूसरे के साथ छुपानी चाहिए। मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि उस लड़की ने तुमसे और मेरे बारे में क्या क्या कहा था। इस तरीके से पॉल चैन से ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि अब तक उसे कितना कुछ पता है। तब प्यार में अंदर चैन भी उसे ताओवादी पुजारन की कुछ बातें बता देता है। वो कहता है कि उसने कहा था कि तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहती हो क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। ये सुनकर वो बड़े ही प्यार से उसके गाल को सहलाती है और कहती है कि क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर वो उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है, लेकिन तो फिर तुम मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती हो। ये सुनकर वो तुरंत ही उसके पास से दूर होती है और बहाना बनाती है कि उसे कोई बीमारी है जिस वजह से वो उसे दूर रहती है। हालांकि उसके एक्सप्रेशन से ये साफ पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन चैन उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि वो उसका हस्बैंड है, वो बाकियों से ज्यादा उस पर भरोसा कर सकती है और उसके साथ बातें शेयर कर सकती है। ये सुनकर वो थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है कि मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। देखो, तुम कभी भी किसी की भी बातें मत सुनना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। तुम इस बात पे भरोसा रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। ये सुनकर वो भी खुशी से उससे गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तभी वो अचानक से कहती है कि वो बच्चा चाहती है और अपनी बीमारी को खत्म करना चाहती है। ये सुनकर तो चैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है ताकि उसकी बीमारी खत्म हो जाए। पॉल कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके गांव में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि उसे ठीक कर सकते हैं और वो चाहती है कि वो भी उसके साथ गांव जाए। ऐसा कहते हुए वो तुरंत इसी वक्त गांव जाने की बात कहती है। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबराने लगता है क्योंकि उसे अचानक से ताओवादी पुजारन की बात याद आ जाती है जब उसने उसे कहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम घर से बाहर मत निकलना। इसीलिए वो बहाना करता है और कहता है कि आधी रात हो चुकी है, इसमें वहाँ पे जाना क्या हमारे लिए सही होगा, हम सुबह में यहाँ से निकल जाएंगे ना। तो पॉल उसके सामने ऐसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो मना नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो पैकिंग करने का बहाना बनाता है और पहले उसे गांव जाने की बात करता है और साथ ही अपने गांव का एड्रेस उसे भेजने के लिए कहता है। पॉल कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले एड्रेस तुम्हारे फोन पे भेज दिया है। ये सुनकर चैन अपना फोन चेक करता है और जैसे वो मैप को देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हारा गाँव यहाँ पे है। पॉल कहती है कि हाँ वहीं पे है। वो देखता है कि जहाँ पे वो एड्रेस बता रही थी वो पानी के बीचों बीच था, जहाँ पे आसपास कोई भी लैंड नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही गाँव का नाम शो हो रहा था। उसे गड़बड़ लगता है, इसलिए वो इसके बारे में अपनी वाइफ से पूछता है। वो कहती है कि उसका गांव बहुत ही ज्यादा पुराना है और लोग उसके गांव के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए शायद गांव को मैप में मेंशन नहीं किया गया है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे पैकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम सुबह में ही यहाँ से चलेंगे। ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही अचानक से पॉल का बिहेवियर फिर से चेंज हो जाता है। उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती है और वो घूरने लगती है और वो उसे कैसे ना कैसे करके रात में ही घर से बाहर निकाल लेती है। और पूरी रात ड्राइव करने के बाद वो लोग सुबह में पल के गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद चैन नोटिस करता है कि चारों तरफ से उसे सिर्फ और सिर्फ मच्छी की ही स्मेल आ रही है। ये सुनकर वो उसकी बात को टालते हुए कह देती है कि शायद बारिश हुई होगी, इसीलिए शायद ये सारी चीजें इस तरीके से स्मेल कर रही हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने पे कुछ लोगों से उनकी मुलाकात होती है जो कि पॉल के 2 अंकल होते हैं और एक उनकी आंट होती है। आंट जैसे ही चैन को देखती है वो उसे कहती है कि क्या यही वो पर्सन है जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रही थी, यही तुम्हारा हस्बैंड है ना। पॉल हाँ में जवाब देती है और कहती है कि उन्होंने रात भर ड्राइव की है, इसलिए वो दोनों थक चुके हैं, इसलिए अब उन्हें आराम करने की जरूरत है। ऐसा कहते हुए वो 3 दिन बाद उन सभी को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट कर देती है और फिर वो वहाँ से दोनों घर की तरफ निकलने लगते हैं। लेकिन चैन नोटिस करता है कि उसके रिलेटिव बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। वो जिस तरीके से चैन को घूर रहे होते हैं ऐसा लगता है कि वो उसे खाना चाहते हैं। चैन को भी ये सब कुछ देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो पॉल से कहता है कि तुम्हारे रिलेटिव थोड़े अजीब है ना। पॉल कहती है कि हाँ वो ऐसे ही हैं। फिर वो थोड़ी देर के अंदर घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद चैन नोटिस करता है कि मच्छी की स्मेल और भी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो आसपास देखने लगता है। तुरंत ही पॉल की नजर उस पे पहुंचती है और वो उसे पूछती है कि क्या उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं आई है। वो तुरंत ही बात को पलट देता है, ये कहते हुए कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी है। घर को जिस तरीके से डेकोरेट किया गया है ये सारी चीजें उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। पॉल बताती है कि ये सारी चीजें उसकी छोटी बहन ने डेकोरेट की है और उसका नाम मो यून है। ये नाम सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि ताओवादी पुजारन का भी नाम सेम था, इसलिए वो अपने मन में काफी सारे इमेजिनेशन क्रिएट करने लगता है कि कहीं वो ताओवादी पुजारन इसकी ही बहन तो नहीं है ना। पॉल उसके बदलते हुए बिहेवियर को नोटिस कर रही होती है और पूछती है कि क्या उसे यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है। तब वो बताता है कि उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और फिर वो प्यार से उसे गले से लगा लेता है, ये कहते हुए कि वो लोग इस चीज को एक ट्रिप की तरह एंजॉय करेंगे। अभी घर के अंदर से मो यून अपनी बहन को आवाज देने लगती है क्योंकि उसने पॉल की आवाज सुन ली थी। ये सुनकर पॉल भी घर के अंदर जाने लगती है और दोनों बहन एक दूसरे से मिलने लगती है। शक्ल देखने के बाद ऐसा लगता है कि मो यून का नाम ही नहीं बल्कि उसकी शक्ल भी काफी ज्यादा हद तक उस ताओवादी पुजारन की तरह ही दिखती है।
वेल दोनों बहनें जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होती हैं। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहती है कि वो काफी समय बाद आई है, इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा दिनों तक रुके। इधर मोयून की आवाज सुनकर चैन की धड़कनें बढ़ रही होती है और जैसे वो उसकी तरफ पलटती है, चैन तो गुस्से से उसके ऊपर टूट पड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या हमारा पीछा करते करते तुम यहाँ पे पहुँच गई हो। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद तावादी पुजारी ने उसे धोखा दिया था और इसके बाद वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ को चोट लगा और मैंने उसके बारे में गलत सोचा, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो, तुम्हारी वजह से मैं कैसे कैसी चीजें सोच रहा हूँ और तुम मेरे सामने आ चुकी हो। लेकिन मोयून को समझ नहीं आता है। वो अपनी बहन से पूछती है कि आखिर उसका हस्बैंड इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। ये देखकर पल अपने हस्बैंड को समझाती है और कहती है कि तुम पहली बार मेरी बहन से मिल रहे हो, उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आओ। तब चैन उसे कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दिया था और उस चीज को तुम्हारे बॉडी पे रखा था, उसे इस लड़की ने ही मुझे दिया था। ऐसा कहते हुए वो मोयून के ऊपर इल्जाम लगाता है, लेकिन मोयून इस इल्जाम को साफ साफ खारिज कर देती है, ये कहते हुए कि वो कभी भी गाँव से बाहर ही नहीं गई। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो कभी भी उससे मिली होगी। वो पहली बार उससे मिल रही है और साथ ही आखिर वो अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहेगी। पॉल भी इसमें अपनी बहन का ही साथ दे रही होती है। इसके बाद मोयून एक बार फिर से चैन से पूछती है कि जिस लड़की ने तुम्हारे साथ ये सारी चीजें की थी, क्या तुम्हें विश्वास है कि वो लड़की मैं ही हूँ। ये सब सुनकर चैन सोचता है कि शायद उससे ही गलतफहमी हो गई होगी और इसने इसे कुछ और समझ लिया होगा, इसलिए वो शांत हो जाता है। पॉल भी सारी सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है और बहन से कहती है कि वो पूरी रात ड्राइव करके आया है, इसलिए शायद वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो उसे माफ कर दे। मोयून भी उसे तुरंत माफ कर देती है। फिर चैन भी अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगता है। तुरंत ही मोयू अपने पावर का यूज करते हुए कुछ पॉल्स को उसके पीछे निगरानी करने के लिए भेज देती है। ये देखकर बहन उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। मोयून कहती है कि मैं तो बस उस पर नजर रख रही हूँ, और वैसे भी वो 3 दिन के अंदर जैसे उसने इतना कहा होता है, बहन उसका मुंह को ढक देती है और किसी भी चीज को बोलने से रोकती है और कहती है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद 3 दिन बाद ये लोग चैन के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा करने वाले हैं। आगे हम पॉल को देखते हैं जो कि कुछ समय के बाद चैन के कमरे में जाती है। वो उसे शांत देकर उससे पूछती है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। ये सुनकर चैन उससे कहता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा सोचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया था ना, वो तावादी पुजारी थी, वो बिल्कुल तुम्हारी बहन ही जैसी दिखती है। ये सुनकर वो उसके पास आती है और कहती है कि कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो ना। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी बहन मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी उसके सामने कितनी भी सुंदर लड़कियां क्यों ना आ जाए, वो फिर भी उससे ही प्यार करेगा। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी, लेकिन तुमने तो इसे सीरियसली ही ले लिया। मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, इसलिए चिंता मत करो और आराम कर लो, क्योंकि कल हमें डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाना है। ऐसे कहते हैं दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, और तभी हम छोटी बहन को देखते हैं जो कि खिड़की पे होती है और लगातार उन्हें घूरे जा रही होती है। पल भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो भी उसे घूरना स्टार्ट कर देती है। अचानक से चैन को कुछ गलत लगता है और वो भी खिड़की की तरफ पलट कर देखता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। फिर पॉल चैन को आराम करने के लिए कहती है और कुछ काम करने का बहाना बनाते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर वो अपनी बहन को देखती है और उसे डांट लगाती है, ये कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चैन को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डराना है, अगर उससे हमारे ऊपर शक हो गया तो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम 3 साल से यहाँ पे नहीं हो, और 3 साल से और तब से ही मैं यहाँ पे अकेली हूँ और अकेले ही इन सारी चीजों की रखवाली करती हूँ। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है जो कि इस लड़की को इतनी जल्दी तुम हमारे गाँव में लेकर आ चुकी हो। पल कहती है कि लेकिन इसका क्या फायदा, वो मेरे ऊपर शक करना स्टार्ट कर चुका है और वो मेरे साथ तुम्हारे ऊपर भी शक करने लगा है। ऐसा कहते हुए अपनी बहन को वो आंट को बुलाने के लिए भेज देती है, ताकि वो किसी डॉक्टर की हेल्प से चैन को यहाँ पे रखने के लिए मजबूर कर सके, क्योंकि वो ऐसा मानती थी कि चैन बच्चा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। छोटी बहन उसकी बातें सुनती है और अपनी जादुई स्कर्ल को आंट को बुलाने के लिए भेज देती है। उसकी बातें सुनकर वो कूदना स्टार्ट कर देती है। सब कुछ सही चला होता है, लेकिन तब अचानक से यहाँ पे चैन आ जाता है। ये देखकर पॉल उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर आ गया है। लेकिन जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तब उसने सुना था कि कोई स्कर्ल से बात करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर पॉल कहती है कि उसकी बहन ऐसा कर रही थी। असल में यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं ना, तो उसकी बहन किसी भी चीज से बात करना स्टार्ट कर देती है। मोयून भी इसमें अपनी बहन का साथ दे रही होती है और कहती है कि इस पहाड़ पे ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए वो किसी भी चीज से बात करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा कहते हुए वो अपने स्कर्ल को छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी उसके दोस्त हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और पॉल भी चैन को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है और कहती है कि मैंने हमारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है, वो हमसे मिलने के लिए कल हमारे घर पे आने वाले हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। सीन कट होता है और अगला दिन आता है, लेकिन जब चैन डॉक्टर से मिलता है तब वो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि पॉल की आंट होती है। क्योंकि इन्हें कोई अच्छा सा डॉक्टर नहीं मिला होता है, इसलिए वो आंट को ही डॉक्टर बनाकर यहाँ पे लाते हैं। हालांकि चैन इस पे सवाल करता है, लेकिन पॉल सारी चीज संभाल लेती है, ये कहते हुए कि उसकी आंट बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और ऐसी बीमारियों का इलाज तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। इसकी बात सुनकर चैन मान जाता है। इसके बाद पॉल उसे पहले जांच करने के लिए बैठने के लिए कहती है।
चैन बैठ जाता है तब उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम यहाँ पे अपना चेकअप कराओ, तब तक मैं और मेरी बहन तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीजें लाती हैं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर आंट चैन के पॉल को चेक करने के लिए उसके हाथ आगे करने के लिए कहती है और साथ ही आंखों को बंद करने के लिए कहती है। ये सुनकर वो कहता है कि पॉल चेक करने में आंख बंद करना क्यों जरूरी है। तब वो बताती है कि ये रूल्स है, इसलिए वो भी आंख बंद कर लेता है। जैसे ही वो आंख बंद करता है अचानक से आंट की परछाई एक बड़े से सांप में बदल जाती है और तभी चैन को फिर से मच्छी की स्मेल आने लगती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और उसे आसपास से ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही होती है। तभी हम फर्श पे देखते हैं कि वहाँ पे एक सांप चल रही होती है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि शायद आंट कोई सांप हो सकती है। इधर चैन काफी देर से आंख बंद करके रखा होता है, इसलिए वो सोचता है कि वो धीरे से आंख खोलकर चेक कर ले कि आंट कर क्या रही है। ऐसे सोचते हुए जैसे वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है वो अपने हाथ पे एक सांप को लिपटे हुए देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तुरंत ही सांप को अपने पास से झटक देता है और भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। सामने उसे पॉल मिलती है। वो उसे देखकर घबराते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी आंट एक खतरनाक सांप है, उन्होंने तो लगभग मुझे खा ही लिया था। बहन इस बात पे भरोसा नहीं करती है और पॉल उसे पहले संभालने की कोशिश करती है। वो उसे शांत करती है और कहती है कि आराम से बताओ क्या हुआ था। चैन कहता है कि जब तुम दोनों मुझे वहाँ पे अकेला खाने की चीजें लाने के लिए चले गए थे तब तुम्हारी आंट ने मुझे चेक करने के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा था। फिर जैसे ही कुछ समय के बाद मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपने हाथ में एक सांप को लिपटे हुए देखा, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। लेकिन पॉल भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रही होती है। तभी यहाँ पे आंट भी आती है और कहती है कि शुक्र है कोई तो मेरी बातों पे भरोसा कर रहा है। और फिर वो चैन के अंदर ही कमी बता देती है। वह कहती है कि मैं इसकी जांच कर रही थी, कुछ समय के लिए मैं वहाँ से दूर गई थी और पता नहीं सांप कैसे आ गया और इसने मुझे सांप समझ दिया। चैन चीख चीख कर बता रहा होता है कि ऐसा नहीं है, उसके आंट की बॉडी से सांप की स्मेल भी आ रही है। तब ये लोग इस बात को ऐसे टाल देते हैं कि उसकी आंट हमेशा ही दवा के लिए सांप पकड़ने के लिए जाती हैं और इसीलिए उनकी बॉडी से सांप की स्मेल आती है। सिचुएशन देखकर दोनों बहनें आंट को इस समय घर चले जाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि वो बाद में आकर बाकी का अपना काम पूरा कर ले। ये सुनकर आंट भी जाने लगती है और कहती है कि अगर तुम दोनों बहनें नहीं होती तो मैं इस लड़की को चेक करने के लिए दोबारा कभी भी नहीं आती। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर पॉल प्यार से चैन को संभालती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाई थी कि यहाँ पे तुम आराम करो और रिलैक्स हो जाओ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे आज रात मैंने अपनी बहन से सुना है कि कोई मेहमान गांव में आ रहा है जो कि काफी सारी वाइन भी लेकर आएगा, तो हम उसकी वाइन पीकर आज रात यहाँ पे आराम करेंगे। ऐसा सुनकर वो हाँ में जवाब तो दे देता है, लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि जब से मोयून उसकी लाइफ में आई है उसकी लाइफ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ रही है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी बैठकर साथ में चिल कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जिसके हाथ में एक बोरी होती है। मोयून उसे देखते ही तुरंत उसके पास आती है, उससे पहले मिलती है और बाद में वो अपनी बहन और चैन से सभी को इंट्रोड्यूस कराती है। वो बताती है कि ये लड़का उसका किराएदार है, इसका नाम लू है और वो कई बार यहाँ पे आता है क्योंकि उसे पहाड़ पे घूमना और वहाँ की चीजों को कलेक्ट करना पसंद है। लू सभी को देखता है और चैन को देखने के बाद वो उसके पास आकर मिलने जुलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे फुल इग्नोर कर देता है। ये देखकर वो वहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन पल और उसकी बहन दोनों ही इसे रोकते हैं और साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। पहले तो वो नहीं मानता है, लेकिन जब ये लोग बार बार जोर देने लगते हैं तब वो इनके साथ बैठकर बातें करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो चैन को ही नोटिस कर रहा होता है। और जैसे वो उसे थोड़ी सी खुजली करते हुए देखता है वो तुरंत ही उसके बारे में उससे जानने की कोशिश करता है। हालांकि चैन उसे बताता है कि ये नॉर्मल खुजली है जो कि यहाँ पे आने की वजह से हुई है, लेकिन लू बताता है कि उसने सेम ऐसी चीजें कई लोगों के साथ देखी है और उसे पता है कि ये क्या है। लेकिन चैन को शायद लू पसंद नहीं होता है, इसलिए वो उसकी बातें सुनने से नजरअंदाज कर देता है। तब लू उसे कहता है कि तुम्हें ये खुजली हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हुई होगी जब तुम किसी अजीब सी चीज के साथ संपर्क में आए होगे। सोचो वो क्या हो सकती है। ये सुनकर वो कुछ सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद लू अपने हाथ में बोरी डालता है और कहता है कि उसके पास काफी सारे खजाने मिले हैं, इसलिए वो कुछ चीजें उनके साथ शेयर करना चाहता है। ऐसा कहते हुए वो कुछ चीजें निकालता है और उसे टेबल पे रख देता है। फिर जैसे ही पॉल उसे देखती है अचानक से उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। लू ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है और कहता है कि ये शंख है, अगर इसे पकाकर खाया जाए तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। लेकिन उसके सामने रखने से ही पॉल की तबीयत खराब होने लगती है, जो कि उसकी छोटी बहन भी नोटिस कर रही होती है। इसलिए बहाने से वो तुरंत ही अपने हाथों में लेती है और दूसरी डिश लाने के बहाने वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद चैन और लू एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के काम के बारे में शेयर करते हैं। चैन कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम जगहों को घूमना पसंद है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया, असल में मैं तो छुपी हुई जगहों के खास रहस्य जानने में ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मैं ऐसी चीजों पे ज्यादा घूमता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छी कहानी और
अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने कैट डीमन, सांप की आत्मा, ऐसी कई सारी चीजों की कहानी सुनी है और उस गांव में भी गया हूँ। लेकिन ये गांव बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे स्कल स्पिरिट रहती हैं। ये सुनकर तो पल की आंखें बड़ी होने लगती हैं, लेकिन चैन इन बातों में इंटरेस्ट लेता है और उसे और भी ज्यादा पूछने की कोशिश करता है। लू कहता है कि ये आत्माएं दूसरे आत्माएं से थोड़ी सी अलग होती हैं। ये पहले अपने शिकार को अपने जाल में फंसाती हैं और धीरे धीरे उसके क्लोज आती हैं। बाद में वो धीरे धीरे उसकी शक्तियां सोकर खुद को ताकतवर बनाती हैं और आखिर में जैसे वो लास्ट बात बताने वाला होता है, तुरंत ही पॉल उसे रोकती है और कहती है कि ये तो बचपन की कहानियां हैं, तुम इन बातों पे कैसे भरोसा कर सकती हो। लेकिन जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही होती है, ऐसा लगता है कि शायद उसकी सभी बातें सच हो सकती हैं। अब आगे वो उसे कुछ और हिंट दे, तब तक यहाँ पे छोटी बहन आ जाती है और कहती है कि इस लड़के की बातों पे भरोसा मत करना, क्योंकि ये पीने के बाद बहुत ही ज्यादा झूठ बोलता है। सुनकर वो भी कन्फेस कर लेता है कि उसने अभी जो कुछ भी बोला वो झूठ भी हो सकती है। ऐसे कहते हुए वो चैन के पास जाता है और कहता है कि अब मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें जाने से पहले बता दूं कि सीप की आत्मा जरूर होती है और उनके आसपास सांप की भी आत्मा होती है। जब सांप की आत्मा अपने शिकार को अकेले देखती है तब वो धीरे धीरे उसके तरफ जाती है और जब किसी का भी उस पर ध्यान नहीं होता है तब वो उसे अपना भोजन बनाने के बारे में सोचती है और धीरे धीरे उसके पास आते हुए उसे तब तक जकड़ लेती है जब तक कि उसकी मांस बाहर ना जाए। जब वो ये सारी बातें कह रहा होता है तब चैन को पुरानी बातें याद आती हैं कि किस तरीके से आंट उसके इसी तरीके से क्लोज आई थी। अब आगे लू कुछ समय तक ऐसे ही चैन को उटपटांग सी बातें बताता है। वो पूरी बातों को क्लियर नहीं करता है, बार बार बातों को घुमाकर चैन को बता रहा होता है। ऐसा लगता है कि शायद वो किसी वजह से उसे साफ साफ बता नहीं पा रहा है। लेकिन एक बात तय होती है कि जब भी लू ऐसी चीजों के बारे में बात करता, पल की तबीयत खराब होने लगती, जिस वजह से वो इस बार बहाना करती है और कहती है कि उसे आराम करना है। उसकी हालत देखकर बहन भी पीछे पीछे उसकी चली जाती है। फिर आगे लू चैन को कुछ और बातें भी बताने वाला था, लेकिन उससे पहले वो जाते हुए पॉल को देखता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ के अंदर सच में कोई न कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। अब ये सुनकर चैन भड़क जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी पत्नी को देखकर कुछ अजीब नहीं लगता है? वो बाकियों से कुछ अजीब रिएक्ट नहीं करती है, तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो क्या? तब चैन कहता है कि उसे पता है कि उसकी पत्नी कैसी है। ये सुनकर लू से कहता है कि नहीं, तुम अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं जानती हो, तुम्हें पता भी है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। तब चैन उसे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो कुछ भी तुम्हें पता है तुम मुझे साफ साफ बता दो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आज से 20 साल पहले ये गाँव बहुत ही ज्यादा हरा भरा था, चारों तरफ पेड़ पौधे और जानवर थे, लेकिन अचानक से एक रात सारे जीव, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सारे के सारे मारे जा चुके थे। उनकी बॉडी पे ना ही कोई मांस बचा था और ना ही कहीं पे खून का एक कतरा बचा था। बची थी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी कंकालें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समय रहते तुम समझ जाओ। ये सुनकर वो डरने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है, और फिर वो सोने का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लू उसे रोकता है और कहता है कि ध्यान से, जब तुम रात को सोना तब अपनी आंखें खुली रखना, क्या पता आज रात तुम्हारी आखिरी रात हो। चैन उसकी बातें सुनता है और घबराते हुए घर के अंदर चला जाता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तब वो अपनी वाइफ को देखता है जो कि बेड पे बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि वो अब तक सोई क्यों नहीं। उसकी वाइफ जवाब देती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, और जब वो ऐसा कह रही होती है तब उसके चेहरे पे खून लगा होता है। चैन धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है कि तुम लोगों को जाने के बाद पता है क्या हुआ था? वो पागल लड़का मुझे अजीब अजीब सी कहानियां सुनाकर डरा रहा था। पॉल उसे पूछती है कि कौन सी कहानियां? तब वो सारी बातें उसे बता देता है कि कैसे 20 साल पहले यहाँ पे सिर्फ स्पिरिट का आतंक पड़ा था और लगभग सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे, वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। इसकी बातें सुनने के बाद पॉल उसे कहती है कि तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि लोग तो ऐसे ही अफवाह उड़ाते रहते हैं। ये सुनकर चैन कहता है कि हाँ, मैंने भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे कहते हुए जैसे वो अपनी वाइफ के पास आता है, चेहरे पे लगे हुए खून और लाल आंखें देखकर वो बुरी तरीके से डर जाता है। वो उसे पूछती है कि उसके चेहरे पे क्या लगा है, तब वो बताती है कि वो खून है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कमरे से निकलने की कोशिश करने लगता है, अपनी वाइफ से दूर होने लगता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तब वो पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पे खून कहाँ से लगी है? तब वो बताती है कि वो खून नहीं है, वो तो केचप है। वो बस कुछ खा रही थी और उसके चेहरे पे केचप लग गया। फिर वो केचप की तरफ इशारा करती है। जब वो अपनी आंखों से टेबल पे रखे हुए केचप को देखता है तब जाकर उसके सांस में सांस आती है, और इसके बाद वो अपनी वाइफ से माफी मांगने लगता है, ये कहती हुई कि उसने उसके ऊपर झूठा ही शक कर लिया था। तब पॉल कहती है कि आजकल तुम मेरे ऊपर वैसे ही शक कर रहे हो, इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे ऊपर इस तरीके से शक ना करो, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ऐसे कहते हुए वो एक दूसरे को हक करते हैं और सो जाते हैं। सुबह में जब चैन की आंखें खुलती है तब उसके पास पॉल नहीं होती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है, जहाँ पे उन तीनों को साथ में देखता है और देखता है कि जमीन पे एक मुर्गा मरा पड़ा है। जब वो उसके पास आता है तब लू उसे बताता है कि इस मुर्गे की जान आधी रात में ली गई है और इसके अंदर के खून को पी लिया गया है, जिस वजह से इसकी बॉडी इस तरीके से हो चुकी है। और फिर वो डायरेक्टली इसके ऊपर सीप स्पिरिट का इल्जाम लगाता है। ये सुनकर दोनों बहनें थोड़ी सी घबराने लगती हैं। वहीं पे चैन रात के हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है कि जब वो अपनी वाइफ के पास गया था तब उसके चेहरे पे जो चीज लगी थी, क्या वो सच में कोई केचप था या फिर वो खून था।
वो सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। तभी छोटी बहन इस बात पे पर्दा डालने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद रात को कोई जानवर आकर उसे मार डाला होगा, इसलिए उसे इस बात को इतना ज्यादा फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आसपास कुछ और भी लोग रहते हैं। अगर उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा तो वो डर कर इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए वो अफवाह ना फैलाए। लेकिन लियो शांत नहीं रहता है। वो कहता है कि जिस तरीके से इस मुर्गे को खत्म किया गया है, इसके गर्दन पे जो चोट है वो किसी जानवर की तो बिल्कुल भी नहीं है। चैन इससे कहता है कि फिर तुम कैसे इस बात से साबित कर सकती हो कि इसके गर्दन पे जो चोट लगा है वो किसी शिप स्पिरिट की ही हो सकती है। लियो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, इसलिए मेरी बातों को समझो। ऐसा कहते हुए वो सीधा पॉल की तरफ देखता है और शिप स्पिरिट के बारे में बात करने लगता है। उसकी बातें करने के तरीके से चैन को पता चल जाता है कि लियो उसकी वाइफ के ऊपर शक कर रहा है, जिसपे वो लियो को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि उसे अपनी पत्नी पे भरोसा है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। लेकिन लियो रुकता नहीं है। वो जो कुछ भी कह रहा होता है वो पूरे प्रूफ के साथ कह रहा होता है, जिस वजह से चैन भी उसकी बातों पे सोचने पे मजबूर हो जाता है और उस पल के बारे में सोचने लगता है जब उसने सिंपल सा नमक अपनी वाइफ के हाथ पे रखा था और वो जलने लगा था। इधर पॉल भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और लियो से कहती है कि जैसे वो सोच रहा है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी चैन से कहता है कि अगर सच में ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम जो तुम्हारे चेहरे पे लगा था क्या वो केचप था या फिर वो कुछ और था। पॉल को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो चैन को बातें सुनाती है और कहती है कि अगर सच में ऐसी कोई बात है और यहाँ पे कोई शिप स्पिरिट रह रही है और वो लोगों के खून को चूस कर उन्हें खत्म कर देती है तो बताओ हम अब तक यहाँ पे जीवित कैसे हैं। ऐसा कहते हुए वो चली जाती है। इसके बाद बहन भी सामने आती है और कहती है कि अगर ये सच बात होता तो तुम बताओ अब तक तुम जिंदा हो। ऐसा कहते हुए वो भी चली जाती है। अब चैन भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं उसने गलत तो नहीं समझ लिया, इसलिए वो लियो के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। लेकिन लियो फिर से उसे समझाता है और इस बार उसके शब्द इतने ज्यादा कड़वे होते हैं कि उसके चले जाने के बाद तो चैन फिर से दो रास्तों के बीच में फंस जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर इन दोनों के बीच में सच कौन बोल रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी वाइफ सही है, इसलिए वो उसे माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है और जैसे वो कमरे के अंदर एंटर होने वाला होता है वो दोनों बहनों को बात करते हुए सुन लेता है। जहाँ पे बड़ी बहन बात कर रही होती है कि कल रात वो अपने आप पे कंट्रोल खो चुकी थी, जिस वजह से उसे ये बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर छोटी बहन उसे समझाती है कि उसे चैन के सामने अपने आप को संभाल कर रखना होगा, नहीं तो उनका राज बाहर आ जाएगा। ऐसी बातें करने के साथ साथ वो लोग लुओ को भी ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे होते हैं। ये सारी बातें जब चैन अपने कानों से सुनता है तो वो डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग कोई बड़ा राज छुपा रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही लुओ को यहाँ से निकालने के लिए उसे बताने के लिए जाने वाला होता है। लेकिन अचानक से उसके सामने बहुत ही बड़ी परछाई आ जाती है, जिस वजह से वो डर जाता है और कमरे के अंदर चला जाता है। जहाँ पे जाने के बाद वो दोनों बहनों से कहता है कि उसने उनकी सभी बातें सुन ली है और वो सब कुछ जानना चाहता है। ये सुनकर दोनों बहनें आपस में बात करती हैं और वो सोचती हैं कि उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। तब छोटी बहन कहती है कि इसमें मेरी ही गलती है, आपको मेरी गलती अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ही बता लेने दो। ये सुनकर चैन को ऐसा लगता है कि शायद वो शिप स्पिरिट उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी बहन हो सकती है, इसीलिए वो उसे कहता है कि क्या तुम शिप स्पिरिट हो। ये सुनकर वो उसे ज्यादा ना सोचने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि तुम कैसी कैसी बातें सोचते हो। फिर पॉल बताती है कि उसने उसे बिना पूछे अपनी बहन को 5 लाख युआन दे दिया है और यही कल की बात है जो कि वो लोग उसे छुपा रहे थे। ये बात जानकर उसे फिर से तसल्ली मिलती है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर उसने उतने पैसे दे भी दिए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो कहता है कि ये सारी बातें तो जाने दो, लेकिन अचानक से इस दरवाजे के पास एक बहुत ही बड़ी परछाई आई थी, आखिर वो क्या चीज थी। ये सुनकर छोटी बहन कहती है कि शायद वो शिप की परछाई हो सकती है, क्योंकि उसने घर को बहुत सारे शिप से डेकोरेट किया है तो ये परछाई ऐसे पड़ती रहती है। फिर वो उसे लू की बातें ना सुनने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि वो फ्रॉड है, इसलिए वो उसकी बातें ना सुने। बाद में उसे ठंडा पानी पीने के लिए देती हैं और कहती हैं कि वो लू से जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि वो लोगों को ऐसे भड़काते रहता है। चैन कहता है कि वो सब ठीक है, लेकिन लास्ट नाइट जिस मुर्गे की जान गई थी उसने उसे देखा था कि उसके बॉडी के अंदर बिल्कुल भी खून नहीं था। ये सुनकर वो उसे कहती है कि ये जरूर किसी न किसी जानवर के ही काम होगा, और वैसे तो ऐसी चीजें वो लोग हमेशा ही देखते रहते हैं और ये आम सी बात है, इसलिए वो उस बीच ज्यादा ध्यान ना दे। सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। इसके बाद दोनों बहनें चैन से कहती हैं कि उन्हें कुछ काम है, वो गांव में घूमना चाहती हैं, इसलिए वो घर पे अकेला रहे। ऐसे कहते हुए वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तभी यहाँ पे लू आ जाता है। दोनों साथ में बैठते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बहनों के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी हाल उस मुर्गे जैसे हो जाए? ये सुनकर वो उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारी बातें झूठ बोलते हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं करने वाला हूँ। लू कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ऐसा कहते हुए वो अपने पास बुलाता है और कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे वो एक बार फिर से सोचने पे मजबूर हो जाता है, और उसके साथ वो यहाँ के एक कमरे में जाता है जिसके अंदर तहखाना होता है और उसके अंदर काफी सारे शिप होती हैं। वो उसे दिखाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ और उसकी बहन दोनों ही इस चीज की पूजा करते हैं। मैंने उन्हें ऐसा करते हुए कई बार देखा है, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीज दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा हो। तभी उन्हें बाहर से दोनों बहनों की आवाज सुनाई देती है। चैन बाहर जाने वाला होता है। लू उसे जाने देता है, लेकिन साथ ही उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताता है। फिर वो जब बाहर आता है तब वो उसे पूछता है कि तुम लोग तो बाहर घूमने के लिए गए थे ना? तब वो बताती है कि वो घूमने के लिए ही गई थी, लेकिन रास्ते में पॉल को चोट लग गया, इसलिए वो दोनों वापस आ गई।
तभी लुओ भी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे वो पॉल के घाव को देखता है वो घाव के बारे में उनसे जानने की कोशिश करता है कि उसे ये चोट कैसे लगी। साथ ही वो घाव के बारे में ये भी बात कहता है कि ये देखने से घाव बहुत ही ज्यादा अलग दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि इसे तोड़ा गया है। ये सुनकर बहन गुस्सा करने लगती है, लेकिन चैन लू की बातों पर ध्यान देता है और सोचता है कि लास्ट टाइम लू ने उस पॉल को तोड़ दिया था और उस पर दरार आ गई, कहीं उसकी वाइफ उस पॉल के साथ तो जुड़ी हुई नहीं है कि उसे चोट पहुंचाने के बाद इसे भी चोट लग गई। इधर छोटी बहन गुस्सा हो जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेने के बाद अपनी बहन को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है ताकि वो उसे ट्रीट कर सके। उसके जाते ही लियो चैन को रोकता है और उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय वो उसकी बातें नहीं सुनता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी के घाव दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी लियो नोटिस करता है कि उसके हाथ में कट लग चुका है। इधर छोटी बहन ने पट्टी कर दी होती है और तभी यहाँ पे चैन आ जाता है जो कि उसका हालचाल पूछता है। छोटी बहन अपनी बहन की चोट लगने पे रो रही होती है और तभी चैन की चिंता देखकर पॉल उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ अपने फैमिली के सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे घर में आसपास में काफी सारे सीप देखे होंगे। ये कोई आम सीप नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए खास सीप है जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं। जब हम यहाँ पे रहते हैं तब वही हमारी सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम उन्हें बड़े ही प्यार से रखते हैं। लेकिन मैंने देखा कि हमारे आसपास के कई सारे सीप टूट चुके हैं। मैं तुम्हें आज अपने पूर्वजों की पूजा घर में भी लेकर जाना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे उसी तहखाने में लेकर जाती है जहाँ पे कुछ टाइम पहले लू उसे लेकर गया था। वहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों बहनें देखती हैं कि उनके कई सारे सीप को तोड़ दिया गया है। ये देखकर वो सोचती हैं कि आखिर ये सारी चीज किसने की होगी। अब चैन को सच्चाई पता होती है, लेकिन फिर भी वो इनोसेंट बनने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि छोटी बहन को शक होता है। वो उसे कहती है कि घर पे तुम और लुओ थे, किया होगा तो तुम लोगों को तो सुनाई दी होगी ना। तुम्हें पता है कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर ये टूट जाती है और खत्म हो जाती है तो हमारे ऊपर कई तरह के स्पिरिट हमला कर सकते हैं, जिसमें डीमन, स्नेक और भी कई सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बताता है। इसके बाद वो सीप पे नोटिस करते हैं जहाँ पे उन्हें खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जिस पर्सन ने भी ये सब कुछ किया होगा उसके हाथ में चोट लगी होगी और इसीलिए इस सीप पे खून लगा हुआ है। पहला शक उन्हें लियो पे ही जाता है और वो सोचते हैं कि शायद वो एक खतरनाक डेमन हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है जो कि इनकी सेव करने वाली चीजों को वो पहले खराब कर रहा है ताकि वो इन पे हमला कर सके। बेचारा चैन तो इनकी बातें सुनकर एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाता है। वो तो इस बात से ही बाहर नहीं निकल पा रहा होता है कि आखिर उसके लाइफ में चल के आ रहा है। लेकिन ये दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा शार्प होती हैं। वो उसके बिहेवियर को देखकर समझ आती हैं। वो उसे कहती हैं कि क्या उसने तुमसे कुछ बात की थी, क्या उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा था कि हम दोनों बहनें सिर्फ स्पिरिट हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा होता है दोनों बहनों को शक हो जाता है कि इसके पीछे ली हुई है। इसीलिए पॉल उसे कहती है कि तुमने नोटिस किया होगा जब से वो हमारी लाइफ में आए हमारी लाइफ उतल पुतल हो चुकी है। चैन भी एक बार रिवाइंड करते हुए उसके बारे में सोचता है कि जैसे वो आया था सभी चीजें धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बदलने लगी थी और तब से ही उनकी लाइफ और भी पेचीदा हो चुकी है और वह हमेशा ही किसी न किसी स्पिरिट के बारे में बात करता ही रहता है और इसका बिहेवियर भी आम लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। दोनों बहनें समझ रही होती हैं कि इसे उसके ऊपर शक तो हो रहा है लेकिन इसे उसके ऊपर यकीन नहीं है। इसलिए दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि हम सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी सबके सामने लाएंगे और किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे खत्म कर देंगे ताकि वो किसी और के ऊपर हमला ना कर सके। इसके बाद वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एक दिन वो लियो को खाने पे बुलाते हैं जहाँ पे जब वो खा रहा होता है तो वो वाइन के अंदर कुछ चीजें मिला देते हैं और इसके बाद वो उसे पीने के लिए देते हैं। फिर जैसे ही वो उसे पीने वाला होता है अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। लेकिन ये सभी मिलकर आसानी से बात को संभाल लेते हैं ये कहते हुए कि ये नई तरह की वाइन है और वो उस वाइन को पी जाता है। तभी चैन का चॉपस्टिक नीचे गिरता है और जैसे वो उसे लेने के लिए नीचे झुकता है वो लियो का पैर देखता है जो कि सांप की तरह हो चुका होता है। ये देखकर वो फिर से उसे देखने की कोशिश करता है लेकिन इस बार वो बदल चुकी होती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसका भ्रम है। लेकिन वो अब इसे भी लेकर डरने लगा था। लेकिन वो शांत रहता है। थोड़ी देर के अंदर वो उसे और भी ज्यादा वाइन पिलाते हैं और धीरे धीरे वो कमजोर होने लगता है। अचानक उसे गर्मी होने लगती है, उसे पसीना आने लगता है और उसके 2 बड़े दाग सामने आ जाते हैं। उसके स्किन भी सांपों की तरह चेंज होने लगती है, जिसे पहली बार देखकर चैन डर जाता है और उसे भरोसा हो जाता है कि लियो ही एक डीमन है, वो भी स्नेक डीमन। अपनी असली पहचान में होने के बावजूद भी वो अब भी चैन से ये कह रहा होता है कि वो गलत लोगों के साथ है, अच्छा होगा कि वो उसके साथ रहे। लेकिन वो उससे डर रहा होता है जिस वजह से वो उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनता है। तब लियो अपने पावर का यूज करता है और तुरंत ही वहाँ से गायब होकर चला जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद से चैन के मन में जो अपनी वाइफ और उसकी बहन को लेकर छवि बनी हुई थी एक खतरनाक स्पिरिट वाली, वो खत्म हो जाती है क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि खतरा उसकी वाइफ और उसकी बहन से नहीं है बल्कि लियो से है, जिससे वो अपनी वाइफ के सारी बात मानना स्टार्ट कर देता है। और शायद यही सारी चीजें पॉल चैन से चाहती थी। कुछ समय के बाद वो कुछ नए सिप मंगाती है जिससे वो जादुई तरीके से पेंट कर रही होती है। ये देखकर चैन उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, तब वो बताती है कि वो सुरक्षा कवच बना रही है ताकि फ्यूचर में उनके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए। बाद में दोनों बहनें सुरक्षा कवच वाली सिप तैयार कर लेती हैं और इसके बाद चैन अपनी वाइफ की चोट को फिर से पट्टी करता है और तभी वो उसे कहती है कि उसे इस गांव को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए उसे दूर से
इन सभी चीजों को मिट्टी के अंदर डालनी होगी ताकि कोई भी खतरा गांव के अंदर एंटर ना कर सके। बाद में वो सभी चीजें तैयार कर लेती हैं और उसके बाद चैन से कहती हैं कि वो घर पे ही उसका इंतजार करे और घर से बाहर बिल्कुल भी उन्हें ढूंढने के लिए ना आए क्योंकि खतरा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है और दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 घंटे के बाद चैन को अपनी वाइफ और उसकी बहन की चिंता होने लगती है। मजबूरी में घर से बाहर निकल जाता है उन्हें ढूंढते हुए और उसका सामना फिर से लुओ से हो जाता है। लुओ को देखकर वो डर रहा होता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। लुओ उससे दूर ही रहता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताने के लिए आया हूँ। पहले तो वो उसकी बातें सुनने से मना कर देता है। लुओ उसे कहता है कि मुझे नजरअंदाज मत करो, मुझे बताया कि तुम्हारी खुजली धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और इससे तुम मर भी सकते हो, इसलिए मेरी बातें ध्यान से सुनो। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें प्लान की गई थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा तुम्हें दिखाई देता हूँ। ये सारी चीजें तो उस शराब को पीने की वजह से हुई है। वैसे क्या तुम ताओवादी पुजारन मोयुन को जानते हो? ये सुनकर वो उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो मेरे वाइफ की बहन की जैसी दिखती है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें पहले ही अपने जाल में फंसा लिया है क्योंकि वो दोनों लड़की बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो दोनों सेम है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो तुम्हें घर जाना चाहिए और घर के कंप्यूटर पे कुछ चीजें चेक करनी चाहिए। जैसे ही सच्चाई तुम्हारे सामने आए तुम उसी समय वहाँ से निकल जाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ताओवादी पुजारन और उसकी वाइफ की बहन दोनों सेम हैं। लेकिन घर आने के बाद भी वो सोच रहा होता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। अगर सच में वो दोनों लड़की सेम है तो उसने अपनी बहन से ही उसे दूर रहने के लिए उकसाया क्यों और उसे उसने घर से भागने के लिए क्यों कहा और साथ ही उसने ये क्यों कहा था कि उसकी बहन इंसान नहीं है। अब उसके मन में कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिस वजह से वो लैपटॉप ढूंढने लगता है। लेकिन उसे घर पे लैपटॉप तो नहीं मिल रहा होता है, लेकिन घर पे उसे एक बहुत ही बड़ी चीज मिल जाती है जो कि ताओवादी पुजारन के कपड़े होते हैं, जिससे ये बात कहीं ना कहीं सच हो जाती है कि दोनों लड़कियां सेम हैं। तभी यहाँ पे बहन आ जाती है। उसे देखते ही वो उससे कई सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। वो उसे कहता है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने जानबूझकर अपनी बहन के ही खिलाफ मुझे क्यों भड़काया, तुमने मुझे वो नमक क्यों दिया जिससे मैंने अपनी वाइफ को चोट पहुंचाया, ये सारी चीज तुमने क्यों की। असल में चैन इन सारी चीजों की वजह से कई दिनों से परेशान हो रहा था। जब उसे सामने ऐसी सच्चाई पता चलती है तब वो तो उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। फिर काफी ज्यादा पूछने के बाद छोटी बहन सारे राज से पर्दा हटाती है और कहती है कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी बहन तुम्हारे साथ रहे। असल में हम अपने कबीले के आखिरी वंशज हैं और हमारा काम है कि इस पहाड़ी पे रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा करना। ये पहाड़ बाकी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ पे कई तरह के जादुई जीव जंतु रहते हैं और हमारा काम है उनकी सुरक्षा करना, जिसके लिए हमें वर्जन रहकर यहाँ पे पूर्वजों की प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर शक्तियाँ बनी रहेगी और ये सारी चीजें सेफ रहेगी। लेकिन एक दिन अचानक से मेरी बहन तुमसे मिलती है जिससे तुमसे प्यार हो जाता है और ये सारी चीजें छोड़कर वो तुम्हारे साथ चली जाती है। उसके बाद मुझे यहाँ पे अकेला रहना पड़ता है, जिसके लिए मैंने तुम दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की ताकि तुम मेरी बहन को छोड़कर भाग जाओ, लेकिन तुम तो उसके पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। मैंने तुम दोनों को दूर करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की और साथ ही तुम्हें यहाँ से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बहन से सच्चा प्यार करती थी, शायद इसीलिए तुम यहाँ से नहीं गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन मैं बस लोगों की जान बचाना चाहती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैंने चीजों को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया है, क्योंकि वो लियो को तुम्हारी वजह से हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाला है। इनकी बातें जैसे ही खत्म होती है तभी यहाँ पे पॉल आ जाती है। छोटी बहन बड़ी बहन को देखते ही सब कुछ बता देती है कि उसने उसके हस्बैंड को सब कुछ बता दिया है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हैं और आने वाली मुसीबत से डील करने के लिए एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि लियो को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो इन सभी के ऊपर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए वो सुरक्षा कवच बनाते हैं, लेकिन वह सब कुछ तोड़ देता है। इसलिए वो फिर से दूसरा प्लान बनाते हैं और चैन को ताओवादी पुजारी के कपड़े पहनाते हैं और जादुई मिट्टी देते हुए उसे लुओ को बहलाने के लिए भेज देते हैं। जैसे लुओ उसे देखता है वो उसे मोयुन समझता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो लोग पुराने घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही टाइम के बाद लुओ को पता चलता है कि वो गलत इंसान का पीछा कर रहा था। वो अभी भी चैन को अपने बात में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका काफी देर तक टाइम वेस्ट करा देता है और जैसे ही उसे मैसेज आता है कि दोनों बहनों ने अपना काम कर लिया है, वो तुरंत ही उसके ऊपर जादुई मिट्टी फेंकता है, जिस वजह से वो कमजोर होने लगता है और तुरंत ही उसके हाथ में रस्सी बांधकर उसे कैद कर लेता है। फिर वो जब वापस आता है तब वो देखता है कि दोनों बहनों ने इस बार बड़ी बड़ी शिप तैयार कर ली है सुरक्षा कवच के लिए। सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग अपना प्रेयर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें बाहर से आवाज आता है। जब वो बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं कि लियो आजाद हो चुका होता है और अचानक से वो इन तीनों के ऊपर कुछ चीजें फेंकता है और बीच में चैन आ जाता है, जिस वजह से उसका स्किन जलने लगता है। चैन कहता है कि तुमने ये क्या किया। लियो कहता है कि तुम इतनी आसानी से बात को समझ नहीं रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके से समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि ये दोनों इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसकी ही बात सुने जा रहे हो। चैन कहता है कि तुम कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम एक डीमन हो और मुझे तुमसे ज्यादा अपनी वाइफ पे भरोसा है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक बूढ़ा पर्सन आ जाता है जो कि लुओ का फादर होता है। लुओ के पिता को देखकर चैन उसे कहता है कि क्या तुम सच में कोई डीमन नहीं हो या फिर तुम्हारे डैड भी कोई डीमन है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की।
लुओ के पिता लुओ से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था, वो भी तुम अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। पता चलता है कि लुओ के पिता इन सभी जगहों को खरीदना चाहते थे और यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये बेकार सा चाल चला और अपने बेटे को यहाँ पे भेजा ताकि वो लोगों को झूठी मूठी कहानी सुनाकर उन्हें डराकर यहाँ से भगा दे। और इसीलिए वो चैन के पीछे पड़ा हुआ था ताकि वो उन दोनों लड़कियों को गलत साबित कर सके। लेकिन जब दोनों लड़कियों की आइडेंटिटी और उनके इरादों के बारे में सभी को पता चलता है, तब लुओ और चैन दोनों ही लुओ के पिता के इस प्रोजेक्ट को बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आसपास काफी सारी जादुई चीजें रह रही हैं, जिस वजह से अगर वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऑन करते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लुओ अपने पिता को समझाता है कि वो ये सारी चीजें उसी के लिए तो कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहता है कि वो इतने लोगों की जान लेकर यहाँ पे कोई बड़ा सा काम करे। बेटे के समझाने के बाद पिता भी मान जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को यहीं पे बंद कर देते हैं। फिर कहानी एंड होने से पहले ये बात क्लियर हो जाती है कि लुओ कोई राक्षस नहीं था और जो ये दोनों बहनें थी ये इंसान ही थी, लेकिन इनके पास कुछ ऐसी पावर थी जिस वजह से ये सारी चीजें कर सकती थी। और जब भी बड़ी बहन पेन में होती थी उसके मुंह से मोतियां निकलती थी। ये इसलिए होता था क्योंकि ये पूर्वजों की देन था कि जो भी इस फैमिली का हेड होगा उसे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। अब कुछ समय तक ये लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, जहाँ पे बड़ी बहन अपने हस्बैंड के साथ 5 साल दूर रहने का नियम पूरा कर लेती है। इसके बाद वो उसके साथ रह सकती थी और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। धीरे धीरे कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।